हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई उम्मीद करते हैं कि बेहतर चल रही होगी और आप लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी अपनी पढ़ाई। तो हम इस समय देख रहे हैं हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य में आप देख सकते हैं कि हमने एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से चीज़ें पढ़ी हैं और कहीं पे कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, ठीक है। और चीज़ों को हमने एकदम बेसिक से कवर किया। हमने सबसे पहले आपको हिंदी का साहित्य का इतिहास बताया कि कैसे क्या चीज़ें थी, पहला कवि कौन था, ये सारी चीज़ें थी। फिर उसके बाद हमने आपको कालक्रम बताया, फिर आदिकाल और भक्ति काल को हमने एकदम डिटेल में पढ़ा और साथ में कुछ पंक्तियां भी पढ़ी और रचनाएं भी पढ़ी। देखिए, रचनाएं तो आप याद कर ले जाते हैं, लेकिन जो बेसिक अगर कहीं से पूछ लेता है तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ आपको थ्योरी के साथ साथ सारी रचनाएं भी मिलेंगी और इतना बेहतर साहित्य यहाँ दिया जाएगा कि आप इससे, हमको लगता है, मुझे लगता है कि आप इससे बेहतर कंटेंट नहीं पाएंगे। हो सकता है पा जाएंगे, लेकिन कुछ अलग मिलेगा यहाँ आपको अदर जगह से, क्योंकि हमने जब पूरे यूट्यूब पर देखा तो कहीं भी ये नहीं देखा कि किसी ने इतने क्रम से पढ़ाया हो। और पूरी चीज़ें देखिए, यूट्यूब पर क्या है, आपको थ्योरी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की वैसे सुविधा भी नहीं है कराने की। अगर कहीं मिलता है तो हम करा देंगे आपको, लेकिन थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो वहाँ के जो सारे क्वेश्चन हैं आपके अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हम बात करेंगे, देखिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, कालक्रम को हमने बताया था। हिंदी साहित्य के कालक्रम को किसने, शुक्ल जी ने 4 भागों में बांटा था। आदिकाल, जिसे हम वीरगाथा काल भी कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल जिसे हम रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल जिसे हम गद्य काल कहते हैं। तो उससे पहले हमने भक्ति काल और आदिकाल पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल। और रीतिकाल का समय क्या है आपका, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी। देखिए ये 2 ही साल का समय था इसमें, और बाकी सारे लगभग ज़्यादा समय लिए गए हैं। इस काल में थोड़ा सा कम समय था आपका, 1650 से 1850 ईस्वी का समय यहाँ पर लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे रीतिकाल की। तो रीतिकाल में हम क्या बात करेंगे, तो रीतिकाल में क्या था, जो भक्ति काल आपका था और वीरगाथा काल का था, ठीक है। जो भक्ति काल और वीरगाथा काल, इसकी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए रीतिकाल आया, ठीक है। क्योंकि वहाँ सब चीज़ें हमने कुछ जानी, उसके बाद रीतिकाल आया। यहाँ पे हम कुछ अलग चीज़ें जानेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या हमने कहा है कि भक्ति काल और वीरगाथा काल की परंपरा को आगे बढ़ाने के कारण इस काल का नाम क्या रखा गया, रीतिकाल रखा गया। ओके, अब हम देखते हैं कुछ नामकरण क्योंकि वन लाइनर हम पढ़ेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वही चीज़ पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक मिनट। अलंकृत काल, देखिए रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, मिस्र बंधुओं ने कहा है। अब अलंकृत काल क्यों कहा है ये भी बताइए, कि देखिए कुछ ना कुछ तो कारण होता है कि इसका नामकरण किया जाता है। तो अलंकृत काल किसने कहा है, मिस्र बंधुओं ने कहा है। देखिए सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी। तो रचनाओं में रस तथा अलंकारों के अधिक प्रयोग के कारण इसे अलंकृत काल कहा गया है। रचनाओं में अधिकतम रस और अलंकार के प्रयोग के कारण इसे क्या कहा गया है, अलंकृत काल कहा गया, और इसे कहा है मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि इसे रीतिकाल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि उनका विभाजन ही ऐसे ही था, ठीक है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, देखिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और भक्ति काल भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है, और रीतिकाल भी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि इनके विभाजन में यही नाम आपका आएगा। फिर हम बात करते हैं श्रृंगार काल किसने कहा है, क्योंकि इसमें श्रृंगार की प्रधानता है। तो श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट बनेंगी, ये पूछी जा सकती हैं, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, आई होप आपको पिछली भी वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको, देखिए नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं लिखा रहे हैं। अगर लिखा भी रहे तो हट जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसकी। और ये जो है साहित्य आपकी, चाहे वो वीडियो हो, UPSSC का कोई भी एग्जाम होगा, RO हो, ARO हो, सुपर टेट हो, UP टेट हो, कहीं भी जहाँ भी आपका हिंदी आता है, साहित्य पूछा जाता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो ये हमने जान लिया कि नामकरण के बारे में जान लिया कि अलंकृत काल किसने कहा है, मिस्र बंधुओं ने कहा है, रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अब हम देखते हैं कि इसका उदय कैसे हुआ। इसके उदय के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि इसके उदय होने का कारण क्या था। तो इसमें कहा गया है कि आश्रयदाताओं की रुचि के कारण, ठीक है, जो भी आश्रयदाता थे वो कुछ देखना चाहते थे, कुछ नई चीज़ें, राजा महाराजा जो थे। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि आदिकाल में दरबारी संस्कृति की प्रधानता थी और भक्ति काल में वो खत्म हो गई थी, फिर रीतिकाल में आपकी फिर से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि आश्रयदाताओं की रुचि के कारण उदय हुआ किसका, रीतिकाल का। ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि आश्रयदाताओं की रुचि के कारण किसका उदय हुआ, रीतिकाल का उदय हुआ। ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पर
बाह्य अभिव्यक्तियों से निराशा के कारण रीतिकाल का उदय हुआ, ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। अब देखिए, अब इन्होंने क्यों कहा, अभिव्यक्ति को किससे संबंधित माना है, तो अभिव्यक्ति को इन्होंने काम से संबंधित माना है। ठीक है, काम से संबंधित माना है अभिव्यक्ति को, काम से संबंधित। अब काम आप जानते होंगे, काम से संबंधित। और यहाँ पर जो कवि थे, जो भी लोग थे, कवि थे, इन्होंने अपने आप को घर में समेट लिया था, घर में ही लीन रहने लगे थे, बाहर निकलने का कोई वो नहीं था। तो यहाँ पर क्या थे, कवि जो है, कवियों ने अपने आप को घर में समेट लिया था, कवियों ने अपने आप को घर में ही समेट लिया था। और कहा जाता है कि जैसे घूंघट में रहने की आदत हो गई थी, इन्हें समेट लिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने क्या कहा है कि डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा था कि रीतिकाल का उदय बाह्य अभिव्यक्तियों से निराशा के कारण हुआ, यानी कि ये काम से संबंधित अभिव्यक्ति, यानी काम से संबंधित चीज़ें थी। और यहाँ पे कवि जो थे, इन्होंने अपने आप को घर में ही बंद कर लिया था और घर में ही आपस में सब साथ में ही रहते थे। ठीक है, तो अब बात करें फिर आगे क्या है, उत्तरकालीन जो संस्कृति के ग्रंथ थे। ठीक है, उत्तरकालीन जो संस्कृति के ग्रंथ थे, ये क्या थे, ये लक्षण ग्रंथ का, जो लक्षण ग्रंथ का प्रभाव कवियों पर यहाँ पर पड़ा था। हम कह सकते हैं उत्तरकालीन जो संस्कृत के ग्रंथ थे, तो लक्षण ग्रंथ का प्रभाव इन पर पड़ा था। इनके यहाँ जो कवि थे, तो लक्षण ग्रंथ का प्रभाव पड़ा था इन पर, लक्षण ग्रंथ का प्रभाव कह सकते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए कि उत्तरकालीन जो संस्कृत के ग्रंथ थे, इस कारण उदय हुआ किसका, रीतिकाल का हुआ, तो ये कहा किसने था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। और लक्षण ग्रंथ का प्रभाव इसमें कवियों पर पड़ा था। तो लक्षण ग्रंथ हम कहेंगे किसे, अब ये आप जानिए कि लक्षण ग्रंथ किसे कहेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, किसी को कहते हैं कि उसके लक्षण सही नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग दूसरों को, यानी कि उसका वेशभूषा, चाल ढाल, आचरण, ये सारी चीज़ों को हम लक्षण से कंपेयर करते हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लक्षण ग्रंथ यही चीज़ें। और रीतिकाल में आपको यही बताया गया है, किसी की प्रशंसा की गई, उसके रूप की, रंग की, वेशभूषा की, अदाओं की, ये सारी चीज़ें लक्षण ग्रंथ में आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रंग, रूप, चाल ढाल, वेशभूषा आदि सभी का संकलन, आदि सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जिस रचना में इनका संकलन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो लक्षण आप समझ गए होंगे, तो सारा संकलन जो है लक्षण कहलाता है। तो ये आपका हो गया उदय का कारण। तो आपने जान लिया कि उदय किस कारण हुआ, कैसे हुआ, किन किन कवियों ने क्या चीज़ें कही है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक, अब देखिए कुछ चीज़ें हमने ऊपर लिखी हैं, जो आप देखिए। ये हमने कहा है कि रीतिकाल जो है जन काव्य नहीं था। ठीक है, ये दरबारी काव्य था। हमने कहा कि दरबारी संस्कृति यहाँ पर शुरू हो गई थी। तो रीतिकाल क्या था आपका, जन काव्य नहीं था, दरबारी काव्य था। और यहाँ पर भक्ति कम देखने को मिलती थी। ठीक है, भक्ति थोड़ा कम देखने को मिलने लगी थी। तो भक्ति मान के चले नहीं देखने को मिलती थी। और वीर काव्य भी आपको नहीं देखने को मिलता था। और नीति से संबंधित ग्रंथ भी यहाँ पर नहीं देखने को आपके मिले हैं। ठीक है, और भक्ति थोड़ी कम देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें थी, वो भी देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर थोड़ा सा तेज़ लग रहा है तो बताइएगा कमेंट में, तो हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे अपनी स्पीड, थोड़ी अगर तेज़ लगी होगी आपको तो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या कहा गया, विशेषताएँ क्या है। इसमें कहा गया है कि सतसई परंपरा का पुनरुद्धार। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ है। तो देखिए, सत प्लस सई, ये भी जान लीजिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, एक सेकेंड, सत प्लस सई। ठीक है, तो सत मतलब क्या होता है, 7 होता है, और सई मतलब क्या होगा, 100 होगा। यानी कि इसमें 700 छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 700 छंदों का प्रयोग हुआ है सतसई में। तो ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, हो सकता है कभी कभार आपका पूछ भी ले। और इस सतसई में क्या होता था, श्रृंगार की प्रधानता होती थी, ये भी याद रखिए, श्रृंगार की प्रधानता। तो इस सतसई के बारे में आपने जान लिया कि सत प्लस सई, सत मतलब 7, ओके, और सई मतलब क्या होता था, 100 होता था। वैसे हम कहीं कहीं सत मतलब वो शत होता है, 100 वाला। ठीक है, तो 700 छंदों का प्रयोग इसमें किया गया था। और यहाँ पर क्या थी, श्रृंगार की प्रधानता थी। और एक बात रखिए, यहाँ पर दोहा छंद की भी प्रधानता थी। ये भी हमने लिखा है, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, कि रीतिकाल में दोहा छंद की प्रधानता थी। ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं सवैया छंद एवं कवित्व छंद भी यहाँ पर प्रिय थे लोग, कवियों को, इसका भी प्रयोग वो करते थे। तो बात करेंगे सवैया छंद एवं कवित्व छंद का भी प्रयोग करते थे। और एक चीज़ और जानिएगा, जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर एक उसमें, कि यहाँ पर काव्य रूप आपका क्या था, मुक्तक काव्य था। मुक्तक हमने बताया था आपको, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। तो हमने मुक्तक काव्य में आपको बताया था कि इसमें हर एक छंद अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, हर एक छंद जो है अपने आप में पूर्ण होता है, ये मुक्तक काव्य होता है। और काव्य की भाषा क्या थी, यहाँ पर ब्रज भाषा थी। ठीक है, तो काव्य की भाषा यहाँ पर ब्रज भाषा थी, काव्य क्या था, मुक्तक था।
और सतसई परंपरा का पुनरुद्धार किया गया था। दोहा छंद की प्रधानता थी और सवैया एवं कवित्व छंद यहाँ पर प्रिय थे, ये आप याद रखिए। और बात करते हैं श्रृंगार और शब्द संख्या पर जोर दिया गया था। ठीक है, श्रृंगार और शब्द संख्या पर जोर, क्योंकि रीति का मतलब कह सकते हैं श्रृंगार ही होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि श्रृंगार और शब्द संख्या पर यहाँ पर जोर दिया गया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पर दरबारी संस्कृति का पुनरुद्धार हो गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी होगी कि दरबारी संस्कृति आपकी वीर गाथा काल के बाद भक्ति काल में खत्म कर दी गई थी, उसके बाद पुनरुद्धार यहाँ पर फिर पुनरुदय फिर से हो गया रीति काल में आपका। ओके, और गद्य अलंकारों का प्रयोग किया गया था, तो अलंकृत काल इसीलिए कहा गया है इसको कि यहाँ पर अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ था। और बात करें नायक नायिका के भेद का वर्णन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो नायक नायिका के बारे में ही इनकी प्रेम गाथा का वर्णन, ये सारी चीज़ें की गई हैं। ओके, तो नायक नायिका के बारे में ही यहाँ पर बात की गई है। और बात करें प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं रीतिकाल में, तो एक रीति निरूपण और एक श्रृंगारिकता, इसको भी याद रखिएगा। प्रवृत्तियों के बारे में पूछता है तो आप बता पाए कि रीति निरूपण एवं श्रृंगारिकता। ओके, आई होप आपको ये स्लाइड पसंद आई होगी, देख लीजिए। अगर थोड़ी स्पीड तेज लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा कि आपकी स्पीड तेज है, या आप धीमा करके दे सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से नोट करिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, आप की पॉइंट नोट करिए, पूरा मत नोट करिए, क्योंकि हम समझाने के लिए हमें ज़्यादा नोट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये है कि पूछ सकता है कि किसने क्या कहा है, और यहाँ पे इतनी चीज़ें, ये उदय होने का कारण कहीं पूछ सकता है या नहीं भी पूछेगा, और विशेषताओं में से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को, और ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समय दिया जा रहा है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने रीतिकाल के बारे में विशेषताएं देख ली, अब हम देखते हैं कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया, इससे कवियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो रीतिकाल में जो कवि थे इन्हें 3 भागों में हमने बांटा है, एक रीतिबद्ध कवि, एक रीति सिद्ध कवि, एक रीति मुक्त कवि। ठीक है, 3 भागों में किसने बांटा है? 3 भागों में बांटा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बांटा है रीतिकाल में कवियों को, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये भी याद रखिएगा आप, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि रीतिकाल में जो कवि हैं, कवियों को 3 भागों में बांटा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि, इन 3 भागों में बांटा है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कवि कैसे कैसे आएंगे और किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया है। तो पहले हम बात करेंगे रीतिबद्ध कवि के बारे में। तो रीतिबद्ध कवि जो है, इन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार माना है, इस आधार पर इन्होंने रचना की है। लक्षण ग्रंथ जैसे हमने बताया था, वेशभूषा, पहनावा, आभूषण, अदाएं, ये सारी चीज़ें लक्षण ग्रंथों में आती हैं। तो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों को आधार माना है रीतिबद्ध कवियों ने, याद रखिएगा, रीतिबद्ध कवियों ने इसको आधार माना है। और फिर बात करें, इन्होंने रीति में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना की है। और रीति में बंधकर क्या की है? लक्षण ग्रंथों की रचना की है। दोनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किन कवियों ने लक्षण ग्रंथों को आधार माना है, तो रीतिबद्ध कवियों ने। और रीति में बंधकर किन्होंने रीति में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना किसने की है? तो रीतिबद्ध कवियों ने की है। और रीतिबद्ध में कौन कौन से कवि आते हैं? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर, भिखारीदास और भूषण। देखिए कुछ केशवदास के बारे में जान लीजिए। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसने कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। ये पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास जी को क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ये कहा है इन्हें शुक्ल जी ने, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा है इन्हें। इनकी एक रचना क्या थी? इनकी एक रचना थी रामचंद्रिका, जिसे छंदों का अजायब घर कहा जाता था। वो अभी हम आपको रचनाओं में बताएंगे कि छंदों का अजायब घर कहा जाता था। ठीक है, और ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, ये भी याद रखिए, अगर कहीं पूछ लेता है तो ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, मिर्जा राजा जयसिंह के। और बाकी ये सारे कवि आए हैं, अभी हम रचनाओं में इनको जानेंगे कि दरबारी कवि, ये भी लिख देते हैं, दरबारी कवि थे। तो ये चीज़ आप जान गए कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? शुक्ल जी ने कहा। ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है आपका। केशवदास जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हर एक रचना इनकी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे आगे इनकी रचनाओं के बारे में भी, और बात करेंगे चिंतामणि, ये किस में आते हैं? रीतिबद्ध कवि हैं। मतीराम, सेनापति, देव, पद्माकर, भिखारीदास और भूषण, ये सारे रीतिबद्ध कवि हैं, तो इनको याद रखिएगा और सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लीजिएगा स्लाइड पूरा करने के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें जो नहीं लिखी हुई हैं उन्हें भी लिख रहे हैं। अब बात करेंगे रीति सिद्ध कवि, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हैं। ओके, और जबकि रीतिबद्ध कवियों ने क्या किया था? लक्षण ग्रंथों की रचना की थी, और इन्होंने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। याद रखिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रीति सिद्ध कवियों ने कोई भी लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। इन्होंने किसका पालन किया? इन्होंने परंपरा का पालन किया और इन्होंने आधार माना लक्षण ग्रंथों को। ठीक है, तो इन्होंने किसका किया? परंपरा का पालन किया और
क्या किया, लक्षण ग्रंथ कोई भी नहीं लिखे इन्होंने। तो ये चीज़ें हो गई। और इसमें 2 कवि आते हैं, बिहारी और रसनिधि। ठीक है, बिहारी की बिहारी सतसई इंपॉर्टेंट है, वो अभी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हो गई। फिर बात करेंगे रीति मुक्ति कवि। देखिए ये किसी चीज़ में ये बंधे ही नहीं थे, ना इन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर रचना की, ना परंपरा के आधार पर रचना की, ये स्वतंत्र रूप से रचनाएं करते थे। ठीक है, जो रीति मुक्त कवि थे ये स्वतंत्र रूप से रचनाएं करते थे। इसमें कौन कौन आता है, घनानंद आता है, जिनकी एक लाइन है, अति सुहो स्नेह को मारा गया है जहाँ अनेक सोयान बाग में, कुछ ऐसे लाइन है इनकी। और आलम आते हैं, ठाकुर आते हैं, बोध आते हैं, दुष्देव आते हैं। तो 3 भाग, 3 तरीके कवियों ने रचना की यहाँ पर। और तीनों ने, देखिए पहला क्या था, रीतिबद्ध कवि। इन्होंने क्या किया, लक्षण ग्रंथों को आधार मान लिया और लक्षण ग्रंथों की ही रचना की। और दूसरे आए रीति सिद्ध कवि। इन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर कोई रचना नहीं की, इन्होंने परंपरा के आधार पर रचना की। और फिर उसके बाद आया रीति मुक्त कवि। न इन्होंने लक्षण ग्रंथ के आधार पर रचना की और ना ही परंपरा के आधार पर रचना की, इन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी रचनाएं की। और इन सभी कवियों के नाम है, तो इन सभी चीज़ों को आप जान लीजिए। एक बार और देख लेते हैं। रीतिबद्ध कवि में कौन आते हैं, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति देव, पद्माकर, भिखारीदास और भूषण आते हैं। रीति सिद्ध कवि में बिहारी और रसनिधि आते हैं। और रीति मुक्त कवि में आते हैं घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा और दुष्देव। तो ये सारी स्लाइड देखिए, मैक्सिमम 3 स्लाइड हम लेके आते हैं और तीनों स्लाइड का अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि समय भी आपको मिलता है, तो लिखनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें, आप समझ लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी हुई मिल जाती है। अब हम जानेंगे रीति काल के बारे में, हमने सब कुछ जान लिया। अब हम रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो मुख्य रचनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं रचनाओं को। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, कुछ रचनाएं हैं प्रमुख और उनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो रचनाएं ये आपकी पूछी जाती हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो थी, जो लगभग पूछी जाती थी, तो उन्हीं को हम लेके आए हैं, जो लगभग एग्जामों में पूछी गई हैं। तो ये रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए पहले हमने क्या लिखा है, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार, रस विकास और काव्य विवेक, ये लिखा है चिंतामणि ने। ठीक है, ये किसने लिखा है, चिंतामणि ने। इंपॉर्टेंट रचना बन सकती है आपकी, तो याद रखिए। फिर उसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, केशवदास की रचनाएं पूछी ही जाती हैं एग्जाम में आपके। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका। देखिए जय मयंक जस चंद्रिका वो अलग थी, वो मधुकर भट्ट ने लिखी थी। और ये जहांगीर जस चंद्रिका लिखी है केशवदास ने, याद रखिएगा। वो वीर गाथा काल की थी और ये रीति काल की है। फिर रतन बावनी और विज्ञान गीत, इसमें क्या है, सब कुछ पूछा जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ पूछा ना जाए, विज्ञान गीता है। ठीक है, इसमें सब कुछ पूछा जाता है। इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। जो रामचंद्रिका है, इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं, छंदों का अजायब घर, याद रखिएगा, अजायब घर। और केशवदास जी को क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत। किसने कहा था, शुक्ल जी ने, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख ले, शुक्ल जी ने कहा था इनको, कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कठिन काव्य का प्रेत। और इनकी जो रचना थी रामचंद्रिका, इसे छंदों का अजायब घर कहते हैं। तो आई होप आपको केशवदास की रचना इंपॉर्टेंट है, याद भी करनी है। फिर बात करेंगे आगे है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये लिखी है भिखारीदास ने, पूछी जाती है इनकी भी रचनाएं। रसभूषण याकूब खान ने लिखी है। अलंकार चंद्रोदय किसने लिखी है, रसिक सुमति ने लिखी है। रस रहस्य लिखी है कुलपति मिश्र ने, ये पूछी गई है रचना आपकी। रसावर्णन सुखदेव मिश्रा ने लिखी है। अलंकार रत्नाकर लिखी है दलपति राय ने। फिर आगे हम बात करेंगे कि रसराज, ललित ललाम और वृत्त कौमुदी लिखी है मतीराम ने। और रतन हजारा लिखी है रसनिधि ने। तो कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो हम इसमें देख रहे हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर रचनाएं पूछी जाएंगी तो इसी में से रीतिकाल की पूछी जाएंगी, नहीं तो अन्य पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं, उनको भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इधर की। अब हम बात करते हैं इधर की, फिर हम एक बार और जानेंगे। फिर यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना हमारी क्या है, बिहारी सतसई। ये भी पूछ लिया जाता है बिहारी किस काल के कवि थे, और इन कवियों को भी याद रखेगा, पूछा जा सकता है कि किस काल के कवि थे इनको। ठीक है, तो बिहारी सतसई किसने लिखी है, बिहारी ने। और बिहारी सतसई में इन्होंने 700 छंदों का प्रयोग किया है, जो भी 700 छंदों का प्रयोग किया है। तो इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गागर में सागर भरने का श्रेय दिया जाता है बिहारी जी को। गागर में सागर भरने का श्रेय दिया जाता है बिहारी को, गागर में सागर भरने का श्रेय। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा। तो बात करें बिहारी सतसई, बिहारी जी ने लिखा था, और ये क्या है, 700 छंदों का है, इसमें दोहा छंदों का प्रयोग किया गया था। और गागर में सागर भरने का श्रेय इसी रचना के कारण बिहारी जी को दिया जाता है, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि गागर में सागर भरने का श्रेय किस कवि को दिया जाता है, तो बिहारी को दिया जाता है। बिहारी किस काल के कवि थे, रीतिकाल के कवि थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस काल का कौन सा कवि था। फिर आगे हम बात करेंगे इश्कलता किसने लिखी है, घनानंद ने लिखी है।
ये भी इंपॉर्टेंट रचना बनी गया है कि आलम के लिए, नाम से स्पष्ट है कि आलम ने लिखी है। देखिए नाम से भी थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो चीज़ें याद होंगी आपको। फिर बात करेंगे ठाकुर ठसक की, इंपॉर्टेंट रचना है आपकी, इसे ठाकुर ने लिखी है और इश्कनामा लिखी है बोधा ने। बिहारी सतसई, बिहारी ने, इश्कलता घनानंद ने, आलम के लिए आलम, ठाकुर ठसक ठाकुर ने और इश्कनामा बोधा ने लिखी है। फिर बात करेंगे श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा और श्रृंगार लतिका, इंपॉर्टेंट रचना बनेंगी आपकी, ये लिखी है द्विजदेव ने। ठीक है। फिर सुजान चरित्र, सुजान चरित्र सूदन ने लिखी है, थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। और शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, भूषण के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ठीक है। फिर बात करेंगे स्फुट छंद किसने लिखा है, गिरिधर कविराय ने लिखी है। और चंडी चरित्र इंपॉर्टेंट रचना बनेगी आपकी, गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है और गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु थे। और जगत विनोद लिखी है पद्माकर ने। ठीक है। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं थी जो रीतिकाल की रचनाएं थी। इनको हमने देख ली। हम एक बार और रचनाओं को देख लेते हैं। फिर कुछ पंक्तियां देखेंगे किसकी, सूरदास जी की, तो इसको भी देख लीजिएगा। थोड़ी सी पंक्तियां 2-4 पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, शुरू में देख लीजिए, कविकुल, कल्पतरु, छंद विचार, रस विकास और काव्य विवेक किसने लिखा है, चिंतामणि ने लिखा है। और केशवदास जी की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी और विज्ञान गीता लिखी है केशवदास ने। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। फिर बात करेंगे काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय भिखारी दास ने लिखी थी, रसभूषण याकूब खां ने लिखी थी, अलंकार चंद्रोदय रसिक सुमति ने लिखी थी, रस रहस्य कुलपति मिश्र ने, रसावरण सुखदेव मिश्रा ने, अलंकार रत्नाकर दलपति राय ने लिखी थी, रसराज ललित ललाम और वृत्त कौमुदी लिखी थी मतीराम ने, रतन हजारा लिखी थी रसनिधि ने। फिर बात करेंगे बिहारी सतसई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये लिखी थी बिहारी ने। और इश्क लता लिखी थी घनानंद ने, आलम के लिए लिखी थी आलम ने, ठाकुर ठसक लिखी थी ठाकुर ने और इश्कनामा लिखा था बोधा ने। श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका द्विजदेव ने लिखी थी। देखिए इनका नाम भी एक संख्या से द्वि से ले सकते हैं, बत्तीसी, चालीसा और लतिका थोड़ा सा अलग है, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। सुजान चरित्र सूदन ने लिखी, शिवराज भूषण शिवा बावनी, छत्रसाल दशक लिखी भूषण ने, स्फुट छंद गिरिधर कविराय ने, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह ने और जगत विनोद पद्माकर ने। तो ये हो गया आपका रीतिकाल का समापन एक ही वीडियो में, और छोटी सी वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ पंक्तियाँ सूरदास की हैं, उनको भी देख लीजिए, तो उसको पढ़ के हमें सुनाना पड़ेगा, वैसे याद नहीं है मुझे। ठीक है, सूरदास जी की पंक्तियाँ हैं कुछ, तो ये सब देख लीजिए। हाँ, देख लेते हैं। यहाँ पर इनके सारे कवियों की लगभग हम देखते हैं। देखिए एक बिहारी जी की रचना है, इति आवत चली जाति उत चली 6 सातक हाथ और चढ़ हिंडोरे सो रहे लागे उसासन हाथ। तो ये किसकी रचना है, बिहारी जी की रचना है। फिर हम देखेंगे केशवदास की एक रचना है, वासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवन। ठीक है, तो ये हो गई केशवदास की रचना। इन्होंने क्या किया है कि कहा है कि जिस तरह दिन में उल्लू संपत्ति की ओर नहीं ताकते, उसी तरह राम अन्य स्त्रियों की तरफ नहीं त्यागते। एक लाइन एक बार और देख लेते हैं, वासर की संपत्ति यानी कि दूसरों की संपत्ति, उल्लू को ज्यों न चितो, जैसे उल्लू दूसरों की चीज़ें संपत्ति नहीं देखता है दिन में, वैसे ही राम क्या है, दूसरों की स्त्रियों को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हो गई। हाँ, भिखारी दास की एक रचना और है आपकी, लाइन और है, काव्य की रीति सिखी सुखवीन सो। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, तो इसको बताने का कोई वो है नहीं। ठीक है, बिहारी की एक रचना है मेरी भव आधारो, ये भी याद रखेगा। और सट पटाती सी शशिमुखी मुख घूंघट पर ढाकी, तो ये भी बिहारी की है। तो कुछ रचनाएं हैं जो आप अगर चाहें तो अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो वहाँ कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, नहीं तो आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारे लगाएंगे तो वहाँ सब आपको बहुत सारी रचनाएं मिल जाएंगी। तो पंक्तियाँ इतना लिखना भी टाइम लगता, तो इसलिए हमने रचनाएं बता दी। ज़्यादातर रचनाएं ही आपकी पूछी जाती हैं, पंक्तियाँ कहीं एक पूछ ली जाती है। तो रीतिकाल हमारा खत्म हो गया। तो जरूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, और आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके चीज़ों को रख सकते हैं, तो पीडीएफ की भी आवश्यकता आपको नहीं होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी वीडियो की लिंक आपको मिल जाती है टाइम से, तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता और वीडियो आकर चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और ये क्लास आप जानते ही हैं कि आपकी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है। यूपी टेट होगा, चाहे सुपर टेट होगा आपका, चाहे वीडियो होगा, आरओ एआरओ होगा, कितने भी एग्जाम होंगे आपके, सब में ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं
और लगातार बने रहिए और पढ़ते रहिए, अच्छी खासी तैयारी करिए। आपका एग्जाम जून में लगभग संभावित है, हो सकता है। 2.5 महीने की स्ट्रेटजी बनाइए और अच्छे से निपटा दीजिए सारी चीज़ों को। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।